ऐसे बच्चे जो हताश हो चुके हैं कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता, उसके कंधे पे हाथ रख के ये कह देना कि नहीं करोगे तो तुम ही कुछ भी हो जाए। आपका जीवन कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि आप सारी गलतियां अकेले कर लें। एक ऐसी बात जिससे मैं काफ़ी परेशान होती हूँ सर सुन के, जब आके छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से कि मेरे पिताजी खराब हैं या मेरी माताजी खराब है, ये सब सुन के मन दुखी होता है। माँ बाप उस धनुष की प्रत्यंचा होते हैं, उनका अनुशासन, उनका रोक टोक। अगर आज हमें बुरा लगता है तो हमारे जीवन की प्रत्यंचा ढीली हो जाएगी। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पापा से पैसे नहीं लेने। मेरा एक ये मानना होता है कि जैसे होता है ना, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। गोल सेट करना बड़ा आसान है ना आज की डेट में कि हम तो ये वाला अफसर बनेंगे। प्रॉब्लम मुझे लगता है आती है तब जब उसके पीछे का काम आता है सामने। पापा ने प्रॉपर्टी बना दी है, पापा ने बढ़िया चीज़ें बना दी, चलो देखते हैं वही संभाल लेंगे। गर्मी में जब मैं साइकिल से जाता था तो मेरे पेट के नीचे इतना दर्द होने लगता था, और तो वो संघर्ष मुझे आज भी याद है। मेरे पास पैड खरीदने का जो इलेक्ट्रॉनिक पैड होता था वो खरीदने का मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा कि देखो ये सिलॉगिज्म में जो ओनली का रूल है उसके लिए पहले तुमको समझो कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। पीछे से हाथ उठा कर चो ना समझ में आएगो, तो मैंने कहा चो ना समझ में आएगो। ओह गॉड, दिस इज सो क्यूट। देखा जाए तो अब लग रहा है। मुझे ये सीन इतनी गंदी लगती है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, या फिर हम पूरे इंडिया में एक कल्चर है कि जब कोई लड़की को कोई लड़के वाले देखने आते हैं, एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को बैठा देता है सामने, और सारे लोग ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे होते हैं कि कहीं सीधी चलती है कि नहीं, अच्छा बोलती है कि नहीं, खा बना लेती है कि नहीं। उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी मैम, आप समझ सकते हैं। सर के मोनोलॉग को डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि ये बात सुनो और इसको अपने अंदर उतार लो। जैसा सर ने कहा कि एक लड़की का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दूंगी कि तुम्हारा कम्युनिकेशन तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब अंग्रेज़ी से नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम अपने हाथ से लिखोगी, लेकिन क्या उसको तुम सम्मानित तरीके से नहीं लिख सकती हो? क्या तुम उसको अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ नहीं लिख सकती हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ टॉक टेल्स। और आप लोगों को पता है कि ये जो पॉडकास्ट हम लोगों ने एक शुरू किया है, इसमें हम आपको अपने बहुत सारे दोस्तों से, आप लोगों के चहीते टीचर्स, फैकल्टीज़, गुरुओं से मिलवाते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि देखो जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त और मेरे साथ के सहकर्मी आते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको थाली में सजा के चीज़ें दी गई हैं। सबकी अपनी एक कहानी रही है, अपनी एक संघर्ष की कहानी रही है, लेकिन आज जिस जगह पर वो हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर एड़ी चोटी का जोर और उसके ऊपर का खेल होता है। तो आज जिनसे मैं मिलवाने वाली हूँ उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि देखो, एक टीचर होता है, जैसे मैं हूँ, मैं अंग्रेज़ी की टीचर हूँ, ठीक है, मेरा एक ही है भाई, अंग्रेज़ी पढ़ा सकती हूँ। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जिस सब्जेक्ट की तरफ निगाह कर देंगे उसको पढ़ा के और उसके चरम पे खेलेंगे। मतलब तो लोग घबराते हैं, इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं कि आप तो जिसका देखें उसका करियर खा जाएं। तो आइए फिर आप लोगों को मिलाते हैं अपने खिलाड़ी, अपने खास मित्र, अपने भाई अतुल अवस्थी जी से। सर स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम कि आपके इस बहुत खूबसूरत से पॉडकास्ट में मुझे भी मौका मिला, और कहीं ना कहीं उदिशा मैम है और इनका पॉडकास्ट है तो 110% तो प्रेजेंस होनी ही होनी है। अरे दिस इज ये आपका बड़प्पन है, बट थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और आपकी जो ये बहुत अमेजिंग सी जर्नी रही है एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ फैकल्टी, और आप बच्चों के साथ बड़ा दोस्तों वाला आपका व्यवहार है। तो आप लोगों से पहले मैं निवेदन करूंगी कि आप ज़रा 1-2 सेशंस देखिएगा सर के। SSC अड्डा पर आपको बड़े पॉपुलर वीडियोस सर के मिलेंगे, और वहाँ पे आपको देखना है सर का कम्युनिकेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब सवाल है कि सर आपकी क्लास चल रही हो, कोई बोर हो जाए। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, पर मैंने नहीं देखा, मैंने खाली नंबर बढ़ते देखे हैं व्यूज़ में। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है मैम कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जैसे प्रयागराज है, या फिर हम पूर्वांचल बोलते हैं कि यूपी में ऐसी जगह, एक तो बच्चों को टोन बड़ी अच्छी लगती है कि जो हम लोग बोलते हैं तो वो एक टोन बड़ी अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं 6 से 7 साल बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण तरीके से ऑफलाइन पढ़ाया है। तो मैंने देखा है, और मेरे लाइफ का एक फंडा रहा है कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है वो मेरा फेवरेट होता है। अच्छे बच्चे तो आपसे पढ़ ही लेते हैं, अच्छे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता, वो तो आपसे आराम से, वो स्ट्रॉ लगा के खून पीते हैं आपका, वो आराम से कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे बच्चे जो हताश हो चुके हैं कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता, उसके कंधे पे हाथ रख के ये कह देना कि नहीं
करोगे तो तुम ही कुछ भी हो जाए, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और। इतनी प्यारी बात कही है और कितने सटीक तरीके से कही है। तो आप हर जगह ये नोटिस करिएगा कि अपनी बात को रखने का तरीका कितना क्लियर है, क्लैरिटी। और सबसे पहली चीज़ जो आपने सुनी है कि टोन, आदमी टोन पे खेल जाता है। अब इनको आपको इनकी एक सुपर पावर से मिलवाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी एक चौपाई, एक श्लोक, एक कहावत कहाँ से ले आते हैं, दिमाग में कहाँ से आता है? एक्चुअली देखिए, हम लोगों की जो परवरिश हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है कि हमारे पिताजी जो थे वो हमेशा जब भी हमें कुछ समझाते थे, जैसे सपोज़ करिए कि सुबह उठना है तो वो ऐसे, बाकी लोग बोलते थे कि सुबह उठा करो, बड़े छोटों का अदब अदाब किया करो, तो वो ऐसे नहीं बताते, बोलते थे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवा वही माथा। तो हमें रेफरेंस ही हमेशा रामचरितमानस का मिला, महाभारत का मिला। हमें बोलते थे कि देखो इस दुनिया में कौन जन्म नहीं लेता, अस्मिन खलु संसारे मृतः कोवा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतिम। तो हमारे पिताजी, ये मुझे जो कुछ भी मिला है, आज मैं मुंह से जो कुछ भी बोलता हूँ सिर्फ अपने पिताजी की वजह से बोलता हूँ। और वो हमेशा पिताजी मेरे कभी भी रेफरेंस देंगे तो हमेशा ऐसा रेफरेंस देंगे कि जिसको आप काट नहीं सकते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि इस नश्वर संसार में सभी जन्म लेना है। बोलते हैं कि जो तुम ये जो जी रहे हो ना, ये 70 साल का किराए का मकान है, इसकी जो रजिस्ट्री है ये 70 साल के बाद ही तुम्हें खाली ही करना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि जिस हिसाब से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, 70 साल में तुम्हें जो करना है, दुनिया को दिखाना है तो दिखाओ, उस खुदा को दिखाना है उसको दिखाओ, जो करना है वो 70 साल में कर लो। तो वो इस चीज़ को समझाने के लिए वो इतना रेफरेंस शास्त्रों का, रामचरितमानस और ये महाभारत का जो छोटे छोटे इंसिडेंट हुए थे, इन सब के बारे में वो इतना कुछ बताते हैं कि मुझे लगता है कि जब ये मैं बच्चों को कोरिलेट करता हूँ तो बस ये मैं एक होता ना, एक डाकिया हूँ, मैं बस अपने पिताजी की बात बच्चों तक पहुँचाता हूँ और वही कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। और इससे आता है हमारा अगला सवाल कि आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, टीचिंग हो, या मेरे पास जो आते हैं स्पोकन वगैरह के लिए, आजकल बच्चों की एक शिकायत है कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, या मेरे माता पिता बहुत रोकते टोकते हैं, मैं इनके कारणवश सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में रोक टोक नहीं हुई होगी। और जो ये एक मदर और फादर के प्रति बच्चों के मन में एक तरीके का एक रिबेलियन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स से? मतलब हाउ शुड दे डील विद दिस? मैम, आपको फिर से एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। आपने धनुष देखा है? जी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो आपने, प्रत्यंचा मतलब होती है उसकी डोर। जब भी किसी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि वो प्रत्यंचा जितनी टाइट होगी, तीर उतनी ही दूर और उतने सटीक निशाने पर लगेगा। प्रत्यंचा जितनी ढीली होगी उतना ही निशाना चूकेगा और उतने ही कम दूर वो तीर जाएगा। माँ बाप उस धनुष की प्रत्यंचा होते हैं, उनका अनुशासन, उनका रोक टोक। अगर आज हमें बुरा लगता है तो हमारे जीवन की प्रत्यंचा ढीली हो जाएगी और ना हम फिर कहीं पे जीने लायक रहेंगे, ना कहीं पर हम किसी काम के लायक रहेंगे। और जो समाज में मान सम्मान, प्रतिभा, शोहरत, दौलत, इनके लिए हम परेशान रहते हैं, वो हमेशा माँ बाप की डांट फटकार धनुष की प्रत्यंचा होती है। ये जितनी मजबूत टाइट रहेगी, याद रखिएगा, तीर उतना सटीक, उतना सही निशाने पे लगेगा। इसलिए माँ बाप की डांट फटकार या उनका रोक टोक कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि जो हम जी रहे हैं वो जी चुके हैं। और मैम, आपका जीवन कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि आप सारी गलतियां अकेले कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपका जीवन ही उतना बड़ा नहीं है। इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि हमेशा दूसरों की गलतियों से आपको सीखना चाहिए और उस प्रत्यंचा को जितना मजबूत और जितना टाइट बांधेंगे, जीवन उतना अच्छा होगा। बहुत ही सटीक। और एक ऐसी बात जिससे मैं काफ़ी परेशान होती हूँ सर सुन के, जब आके छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से कि मेरे पिताजी ख़राब हैं या मेरी माता जी ख़राब, ये सब सुन के मन दुखी होता है। क्योंकि अगर एक बच्चे के मन में इस तरीके का विद्रोह आ रहा है, इस तरीके के गलत थॉट्स हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जिसको सीधा फंडा है यार, मॉरल साइंस का पहला लेसन होता है अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। लेकिन आप लोगों को कुछ अलग तरीके के रोल मॉडल सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं जो आपसे कहते हैं कि हमेशा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर भाई राजा दशरथ ने भेजा तो वनवास पे ही था, चले गए थे श्री रामचंद्र। मैम, तो भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे ना, तो भी भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था कि पिता देहु मोहि कानन राजू, पिता देहु मोहि
कानन। अगर आज बाप के साथ अगर बंटवारे में भी बाप किसी लड़के के साथ गलत कर दे या किसी लड़के को कुछ कम प्यार कर ले या किसी लड़के को कम प्रॉपर्टी दे दे तो उसको लगता है कि दुनिया के बाप ऐसे होते, मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता ने ऐसा किया। सोचिए, एक का होना है कि फाइनली तुमको ये प्रॉपर्टी देना है, ये गद्दी तुम्हें देना है, सब कुछ ये देना है, और अचानक सारी रात में केवल अपनी उनकी माता जी कैकेयी के कहने पे उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया और भरत को राजगद्दी देनी थी। और सुबह जब उनसे ये कहा गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, इसीलिए मैं हमेशा हर बच्चे से ये कहता हूं कि आप इसे लिख लो, मान लो मेरी बात। रामचरितमानस में अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं, ये आजकल नए जो है, मैं इनकी बात नहीं करता, जो पुराने जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, राजन जी महाराज हैं, ये जो अच्छे वक्ता हैं, इनको जब आप सुनते हैं ना तो आपको लगता है कि पिता दे हूँ मोहि कानन राजू, यानी पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। यानी जब आप अपने माँ बाप के प्रति पॉजिटिव होते हैं ना, उनका एक डिसीजन गलत नहीं होता। उनका क्या है, वो आप उनकी औलाद हैं। हम अपना रोबोट बनाते हैं तो हम सोचते हैं वो हमारे हिसाब से काम करे, वो अपने आप जब खराब हो जाता है तो हम गुस्सा जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। आजकल जो बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लूकस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल के जो बच्चे हैं, उन्हें अगर हम रामचरितमानस बोले तो उनके जो स्टेटस सिंबल है या फिर जो उनका लिविंग कल्चर है, उस हिसाब से उन्हें लगता है कि नहीं सर, इट्स नॉट, ये मेरा स्टाइल नहीं है, और मैं कहाँ से मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं कहाँ से रामचरितमानस पढ़ूंगा। अभी प्रेमानंद जी महाराज को आपने देखा होगा, सुन के इतना सुकून और संतोष मिलता है, लेकिन बस आप जब अपना नेचर बदलते हैं ना तो उसका असर ही कुछ और होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ये सारी लीलाएं इसलिए की क्योंकि उनको पृथ्वी बनानी थी, इस जीवन का निर्माण करना था, और आप एक एक चीज़ जहाँ जहाँ आप फंसते हैं, आपके शास्त्रों में हर प्रश्नों का जवाब है। मैम बिल्कुल ठीक बात आपने कही सर। और जैसे आप सारी चीज़ों को एक तरीके से बहुत लॉजिकली कनेक्ट करके चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ एक सवाल बनता है यहाँ पर। हमारे पास लाइफ में गोल सेट करना बड़ा आसान है ना आज की डेट में, कि हम तो ये वाला अफसर बनेंगे। प्रॉब्लम मुझे लगता है आती है तब जब उसके पीछे का काम आता है सामने। भाई अतुल अवस्थी आप पैदा होते ही तो नहीं बन गए थे आज की डेट में जो आप अतुल अवस्थी हैं। तो कितनी बार मन में ये आया होगा कि छोड़ो यार, पापा ने प्रॉपर्टी बना दी है, पापा ने बढ़िया चीज़ें बना दी, चलो देखते हैं वही संभाल लेंगे, आया होगा ना। वॉट केप्ट यू गोइंग, मतलब चलता कैसे रहा ये कि आप आज यहाँ पहुँचे और अभी तो आप बहुत आगे जाएंगे, कैसे? मैम मेरी लाइफ का मैं आपको अगर बताऊं कि शुरुआत में 12th से ही ये आप ये कह दीजिए कि कोई जेनेटिकल वो होता है ना, डिसऑर्डर होता है या क्या होता है, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पापा से पैसे नहीं लेने। मेरा एक ये मानना होता है कि जैसे होता है ना, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जो बाअदब होता है ना वो बानसीब होता है, और जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। मेरा एक चीज़ हमेशा ये मानना होता है कि मुझे लगता था कि मेरे पापा ने मुझे इतनी प्रॉपर्टी दी तो उसको मल्टीपल करने का जो हक है वो मुझे है, मेरी औलाद को मल्टीपल करने का हक हमें है। वरना ये कहते बड़ी देर नहीं लगती कि एक समय ये जमींदार हुआ करते थे, एक समय ये बिटिया इतना कमाया करती थी, एक समय इनके पिताजी के पास इतना दौलत हुआ करता था, है और करता था में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सबसे पहले जब मैं 12th में था तो मैं आपको बताऊं कि मैं ट्यूशन घर घर पढ़ाता था। फिर मैंने 7 साल करीब ड्रम प्ले किया। मैंने म्यूज़िक फील्ड में बहुत अच्छा समय बिताया मैंने, क्योंकि मुझे अर्निंग करनी थी पढ़ाई के साथ साथ, मुझे अर्निंग करनी ही थी, मतलब करनी थी कि मुझे। और मेरे पापा की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं हुआ करती थी, तो पापा साइकिल से ऑफिस जाते थे, और हफ्ते में उन्होंने एक बार एक कहीं सेकेंड हैंड स्कूटर लिया था, तो हफ्ते में एक दिन जब वो स्कूटर से जाते थे तो कहते थे कि तब सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, 5th में 8th में 7th में थे, तो बड़ी कम हुआ करती थी। तो बोलते पेट्रोल बहुत लगता है, तुम लोगों की पढ़ाई में इतना पैसा लगता है। तो वो थर्सडे तक से जाते या फ्राइडे तक जाते थे साइकिल से, और सैटरडे एक दिन स्कूटर से जाते थे। तो उस समय बचपन में जब मैं देखता था, आज भी मुझे अच्छे से याद है कि मुझे लगता था कि मेरे पापा 7 दिन स्कूटर से जाएँ, मेरे पापा 7 दिन स्कूटर से जाएं। मैं खूब ट्यूशन पढ़ाता था। जब धीरे धीरे थोड़ा सा मैं और अच्छा हुआ तो पिताजी फिर रेगुलर गाड़ी से जाने लगे, फिर ये था, फिर मैं साइकिल से स्कूल जाता था। और जहाँ मैं ड्रम सीखने जाता था जिन दादा के पास, वो मेरे घर से करीब 26 किलोमीटर था। और इतनी गर्मी में जब मैं साइकिल से जाता था तो मेरे पेट के नीचे इतना दर्द होने लगता था। और तब 5-5 रुपये 10-10 रुपये पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और जब वो पैसे इधर उधर कहीं गिर जाते थे या कहीं जेब में इधर उधर हो जाते थे, तो भूख के मारे मैंने ये देखा है कि उस समय भूख क्या होती थी। ऐसा नहीं कि घर आए तो फिर खाना पीना खाते, लेकिन पॉकेट मनी हम लोग उस नहीं थे कि हमें 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, 200 पॉकेट मनी मिलती है, हम इस फैमिली में नहीं रहे। तो फिर जब हम दादा के पास जाते थे, और वो बंगाली थे, एक्चुअली वो नॉनवेज खाते थे, और घर में थोड़ा सा रहता है बचपन से, जो नॉनवेज खाते हैं, तो फिर
तो वहाँ हम कुछ खा भी नहीं सकते थे। तो वो संघर्ष मुझे आज भी याद है। मेरे पास पैड खरीदने का जो इलेक्ट्रॉनिक पैड होता था वो खरीदने का मेरे पास पैसे नहीं थे। वो करीब 1.5-1.25 लाख का आता था। फिर उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर छोटी अर्निंग इकट्ठा करके फिर मैंने उसके पहले मैं मेज में ऐसे कॉलम बना के रात भर स्टिक से बजाता था। तो मैंने लाइफ में अपने आप को बनाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। और शायद इसीलिए जब आज नेचर में मैं थोड़ा सा क्षणभंगुर स्वभाव का हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत चीज़ें आता है, क्योंकि मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं हो सकता अपने आप को, ना खुद को कर सकता हूँ। अगर कोई कहे कि अतुल एवरेज लाइफ जी लेगा, नहीं हो सकता मेरे से कि हाँ एक बंदा है जॉब करता है ठीक है, नहीं। मैं ऐसा मुझे किक चाहिए। करेक्ट। हर हफ्ते या हर महीने अगर कोई किक नहीं मिल रही है तो या तो मैं कहीं रूड हो रहा हूँ या मैं कुछ ना कुछ अलग कर रहा हूँ। नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्या बात कह दी आपने यहाँ पे। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कनेक्ट कर रही हूँ मैं इस चीज़ से कि आप देखिए यार, एक होता है जब आप अपना स्ट्रगल कर लेते हो ना, तो फिर आप वो एवरेज लाइफ नहीं जी सकते कि 9 बजे ऑफिस चले गए, 6 बजे लौट के आ गए, फिर अपना दिन भर सो लिए, टीवी देख लिए, बस इसी में ज़िंदगी बीत रही है। ये नहीं, इसमें मज़ा नहीं है। हमेशा लोग कंफर्ट ज़रूर ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं, आप भी ढूंढते हैं, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ही रखनी है। लेकिन बात होती है वो किक की, वो चैलेंज की, कि व्हाट इज़ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट टारगेट। तो तुम लोग भी जो देख रहे हो, ये मत सोचना कि एक दिन 50,000 की नौकरी लग गई तो बस वाह जी वाह हो गया हमारा। लाइफ का नाम ही है चलते जाना। आप जितना करते जाएंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे। जहाँ आप सेटल डाउन हुए तो कहा जाता है कि जो सेटल डाउन नहीं हो गए तो फिर बैठो वहीं नीचे, ऊपर आने की संभावना खत्म होती है। अगला सवाल जिस पर हम शायद थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि अक्सर मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है, हमारे ऐसे बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से लोग जीवन में होते हैं जो कि शायद सामने से तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनका ओपिनियन होता है हमारे जीवन के बारे में कि अरे फलाने की लड़की है, ऐसे ऐसे काम करती है, अच्छा नहीं है, ये सब मत करना, हमारे घर के बच्चों को तो हम ना करने देते, उनका लड़का है ऐसे लोफर सा है, ऐसे बातें बहुत होती हैं सर। और हमने अपने समय पे और आपने शायद अपने समय पे सुना होगा ज़रूर। तो आज का बच्चा परेशान हो जाता है, वो सुनता है कि अच्छा ये हमारे माँ बाप की भी बुराई कर लेते हैं, हमारी भी कर लेते हैं, फिर भी घर आने पे इनका सम्मान करना पड़ता है, तो फिर वहाँ से भी एक विद्रोह जन्म लेता है। तो ये इसका क्या करना चाहिए इस अपनी स्टेज पे, ये जो 20 से उम्र होती है ऊपर की, हाउ डू वी हैंडल दिस? मैम देखिए, लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पहचान ही नहीं पाते और रोज़ पहचानने की कोशिश करते, वो एक सिलेबस की तरह हो गए हैं जिन्हें आप बहुत समझाने की या समझने की कोशिश करते नहीं समझ में आता। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन किसी ने कही थी कि वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, और मैं जैसे ही पहुंचा तो कहने लगे अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो कुछ आस्तीन के सांप तो जिंदगी में होते ही हैं, और जो आपकी हार का इंतजार कर रहा हो तो मैं तो कहता हूँ उसके घर 2 किलो मिठाई जानी चाहिए। अरे गजब। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से नहीं परेशान, दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। बिल्कुल सही बात। उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा अगर आपके घर कार आ गई। आपके बच्चे ने उन्हें इस बात से मतलब कतई नहीं होता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, और ये भी एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप इनको दूर नहीं कर सकते। और याद रखिएगा मैडम, इनका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, इनसे दूर कभी मत जाइएगा, ये मेरा एक सजेशन है आपको। विपक्ष जितना अच्छा होगा, हाँ विपक्ष जितना अच्छा होगा सरकार उतना अच्छा काम करेगी। अरे बिल्कुल, ये तो अभी अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। तो चलिए ये एक सुनो, बातों को ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब आपके पास जब कुछ लोग होते हैं, अभी आपने कार का नाम लिया तो मैं थोड़ा आपका पर्सनल स्टोरी में शेयर करूँगी, आप मुझे रोक दीजिएगा अगर ज़्यादा हो तो। जब सर ने ज्वाइन ही किया था उसके शायद से 1 साल बाद या समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग सब आसपास ही बैठा करते हैं ऑफिस में। तो अब सर का मन था नई गाड़ी लेने का। एक वो बच्चा जो 26 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, जेब में शायद 5 रुपये होते थे या कभी नहीं होते थे, वो आया भाई जब उसने भी स्टेबल लाइफ में स्ट्रगल करके एक सैलरी वगैरह का जुगाड़ हो गया, तो उसने कहा यार मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब अपना सोचना और इनका सुनना। तुम्हारे जेब में अगर अच्छा पैसा आने लगे कि तुम जो गाड़ी पे हाथ रख दो तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर तुम्हारे पिताजी कह दें कि नहीं ये गाड़ी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरा मन नहीं है। पिताजी का जवाब इतना कि मेरा मन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दिया। ये कहानी है इनकी। मेरे बगल बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रहा था, ये पीछे पड़े थे कि हमें लेनी है। उधर से पापा मना कर दें। बाद में हमने हंसते हुए पूछा कि तो आप नहीं लेंगे? कहते नहीं, जब पापा कहेंगे तब लेंगे, जो पापा कहेंगे वो वाली लेंगे। पैसा इनका, मेहनत इनकी, शौक इनका, लेकिन आपने उस वक्त के लिए गाड़ी नहीं ली थी, जो मुझे याद है। बिल्कुल। एक्चुअली आज भी मैं घर पे
मैं आज जितना भी है, आप तो मेरे ख्याल से मेरे हमेशा संघर्ष के साथ साथ मेरे सफलता तक आपका साथ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उदिशा मैम को एक कहीं ना कहीं दिल पे बहुत ज़्यादा, हम लोग हमेशा एक एक अलग सा अटैचमेंट है उदिशा मैम से, कि इनका जो एक बोलने का लहजा, तरीका, या फिर मतलब एक कैजुअल बिहेवियर भी एक होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं कि आप हमेशा शुरू से मेरे को देखा है आपने, तो मैं घर से थोड़ा सा काफ़ी मम्मी पापा से मैं आज भी इतना कमाने लगा, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ डिसीज़न नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी खुशी इसी में है। जिस दिन उनको ये लगने लगे कि आपके बड़े होने पर पिता अपनी आवाज़ दबा के आपसे बात करने लगे, उस दिन आपके जीवन का सर्वनाश निश्चित है मैम। आपको जिस दिन आप बड़ी हो गई और आपको लगे कि आपकी मम्मी बोलेगी यार बिटिया बड़ी हो गई, अब इस पे उसको डांटना उचित नहीं है, अब इसको ये कहना उचित नहीं है, तो उसी दिन समझ लीजिएगा कि आप अपने लिए बहुत गलत रास्ता चुन चुकी हैं, और बहुत गलत, क्योंकि आपके बड़े होने पर अगर पिता आपसे ये सोचे कि नहीं यार अब ये डिसीजन खुद ले सकता है, नहीं नहीं अब इसी पे छोड़ देते, अब बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएगा, कहीं घर छोड़ दे, अपनी बीवी बच्चे लेके अलग ना हो जाए, कहीं ये ना कर दे, अगर ये कहीं ना कहीं ख्याल आपके माँ बाप में, आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आपके सफलता का जीवन काल, आपका जीवन काल और आपके सामाजिकता का जीवन काल इतना छोटा है कि आपको खुद लगेगा कि, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में कई लोग होते होंगे, कई माँ बाप के डिसीजन बच्चों पर ऐसे हावी होते हैं, उन्हें लगता है कि दूसरे के थाली का चावल हमेशा लंबा दिखता है, कि यार उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उनके माँ बाप में बड़ी फ्रीडम है। मेरी शादी आज से 2 साल पहले हुई थी। मैं जिस फील्ड में था, ये था कि सबको ये लगता था कि अतुल लव मैरिज कर लेंगे या फिर कहीं कैसे शादी कर लेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ, जब आप श्रद्धा के साथ किसी पे विश्वास करते हैं, तो गलत होने के चांसेस इतने कम हो जाते हैं। फिर बाकी आपका प्रारब्ध है मैम, कि जो आपके जीवन में लिखा है वो आपको होना ही होना है, लेकिन आप अपने अच्छे थॉट से और अपने क्योंकि देखिए मुस्कुराने का अधिकार अगर मिला है तो वो सिर्फ मनुष्य को मिला है। कोई जानवर नहीं मुस्कुरा सकता, कोई चींटी, घोड़ा, बकरी, कोई मुस्कुरा नहीं सकता। आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और मैं हमेशा, शादी हो, प्रॉपर्टी हो या मेरे लाइफ के कोई भी डिसीज़न हो, आज भी मेरे पिताजी मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं 10th क्लास में था। और आज भी मैं बबुआ बच्चा, आज भी मेरा नाम आज तक घर में कभी कोई नहीं लेता। मतलब अगर राहुल बोल दिया उन्होंने, या अतुल, मेरे घर का नाम राहुल है, अतुल बोल दिया तो समझ लीजिए वो नाराज़ हैं, वरना बबुआ बच्चा से ही आज भी मैं संबोधित किया जाता हूँ। बहुत ही सही बात है, कितना अच्छा लगता है ना। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज स्विच करने जा रही हूँ। जो यूपी के हमारे दोस्त होंगे वो बाकायदा लैंग्वेज को समझ भी जाएंगे। तो ऐसा है कि हम यूपी से हैं, लखनऊ से, सर प्रयागराज से हैं, तो हमारे सब एक भाषा जो है काफ़ी हद तक सेम है, एक जैसी है। तो रच के मन बतियाई लीन जाए, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि घर वाला माहौल चाहिए होता है। आप घर से दूर तो आ जाते हैं, पर आपका घर आपसे नहीं ना अलग हो सकता। आपको याद आते हैं मम्मी पापा और तमाम ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनके सहारे आप अपना जीवन जो है गुजारते हैं। फिर आपको आगे चलते जीवन में अच्छे दोस्त मिलते हैं। और मैंने देखा है कि जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के, खुल के, अपने आप को अपने ही रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर लाइफ में आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो बड़े वीआईपी हैं और हमारे ऊपर 32 फिल्टर लगे हुए हैं, आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, ओ माय गॉड आई कैन नॉट स्पीक दैट विलेज लैंग्वेज, ये वाले ढोंग हम लोगों ने नहीं किए। तू नाई के, हाँ हम नाई के, बिल्कुल नाई के। और ये बात हम बताई दी कि हम रहा थे प्रयागराज में, हाँ। और प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मिर्जापुर और ये सब, और मैं रहने वाला फतेहपुर का हूँ, जौनपुर, ये सब। तो हम तो से कह रहे जाना था, तो ये लगता है कि अपना कोई टच में। मैं बताऊं कि मैं फतेहपुर से हूँ। गांव वाले लोग जो होते हैं, जो कुछ दिन शहर में कमा के आ जाते हैं और वो शुरू होते हैं, मैंने तेरे से कहा था तू बंदा ऐसा कर लियो, वो ऐसा कर लियो, तो गाँव वाले उनके मजे भी बहुत तगड़े लेते। जैसे हम पूर्वांचल है, हमारे यहाँ थोड़ा बुंदेलखंडी लैंग्वेज, हम तुमसे कह रहा हमसे मिल ले हो, जब तो मैं न जई हूँ, मैं न करी हूँ। तो जब ऐसे गाँव में भी आज बोलते हैं, तो आज के वहाँ के भी लोग जब कोई गांव की भाषा सुनता है तो वो लोग सोचते हैं खड़ी भाषा बोलने से वो बहुत ही एजुकेटेड या वेल एजुकेटेड। हर एक लैंग्वेज का मैम वो होता है ना एक बैरियर की, कौन सी भाषा ऐसी है जो लोगों को बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, लेकिन अपनी मातृभाषा में जब कोई बात करता है तो एक अलग सा अटैचमेंट दिखता है। कहीं पे अभी आप कहीं दुबई चले जाएं या कहीं दूसरी कंट्री चले जाएं, वहाँ कहते हैं ओ बहनी का हाल चाल, तो लगे अरे यार ये तो अपने परिवार से भी बढ़कर मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी मुझे सुने, वैसे मैं रहने वाला, मेरा पूरा जीवन काल सब कुछ फतेहपुर का है,
तो हमारे फतेहपुर की लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। हाँ। भैया मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मोरे लगे आ जाए, लेकिन तुम नहीं आए, बताओ ये में मोह का गलती आए, जय तुम मई से मिल आपकी लैंग्वेजेस पे पकड़ बहुत अच्छी है, इसीलिए आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अवधी हो, अभी आपने एक और डायलेक्ट बोल के सुनाया, और अंग्रेजी का भी आप देख रहे हैं लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और सब कुछ कितना कंफर्ट के साथ आप करते हैं। इसके बारे में मुझे बताइए, हाउ डिड दिस हैपन कि अचानक से मतलब कभी भी कहीं भी स्विच कर ले रहे हो यार आप? एक्चुअली क्या मैम, देखिए मैं कभी अपने गांव में 2 रात या 3 रात से ज़्यादा कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। वहाँ की भाषा मेरी बहन बिल्कुल नहीं बोल पाती। मेरा भाई नहीं बोल पाता। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल पाती, मेरी बहन बिल्कुल नहीं बोल पाती। मम्मी भी बोलती है तो कभी कभी टूट फूट जाती है, क्योंकि वो यहीं रहती है। मैं पैदा ही इलाहाबाद में हुआ, मैं कभी फतेहपुर में रहा ही नहीं कि एक जैसे रहने वाला। लेकिन पता नहीं वो क्या है, एक एडॉप्शन, जैसे अब बिहार जाते हैं तो वहाँ पे एक लैंग्वेज, जब ले कहिला तो कहत आ रहा कि कहत आना, ऐसे करके बोलते हैं ना। जब बिहार हम एक बार पढ़ा रहे थे तो हमसे बोलते हैं कि सर नहीं ना आएगा, देखिए ऐसा ही ना होगा। तो बिहारी बच्चे, जैसे मैंने पटना बोरिंग रोड, पटना PFR मैंने वहाँ भी पढ़ाया, तो जब पढ़ा रहा हूँ तो बोलता हूँ कि 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसे समझा दूँ, फिर ये तुम्हें समझ में आएगा। तो वो कहता है कि सर नहीं अभी रुक जाइए, क्यों नहीं आएगा, अभी ना बता दीजिए, हम कर ना लेंगे, काहे नहीं कर लेंगे। तो वो उधर बोलते हैं। अब मैं अलीगढ़ एक बार मैं पढ़ा रहा था, तो अलीगढ़ में पढ़ाते पढ़ाते एक बंदा पीछे से बोला कि, मैंने कहा कि देखो ये सिलॉगिज्म में जो ओनली का रूल है, उसके लिए पहले तुमको समझो कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, तो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो पीछे से हाथ उठा कह रहा था चो ना समझ में आएगो। तो मैंने कहा चो ना समझ में आएगो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चो ना समझ में आएगो। तो मुझे लगा कि चो ना जो अलीगढ़ वाले सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चो ना समझ में आएगो। तो मैंने उससे बोला कि उसे खूब डांटा, मैंने बेवकूफ़ है कि गधे, चो ना समझ में आएगा ये कैसा शब्द है, जैसे आपको अजीब लगा कि चो ना, मैं उसको खूब डांटा। मैंने कहा, और बाहर आया, मैंने कोऑर्डिनेटर से कहा हॉल नंबर 5 में आज के बाद मेरी क्लास नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा, इतने वाहियात लड़के हैं। कह रहा सर चो ना समझ में आएगो। मैं आके बैठ गया, वहीं का लोकल कोऑर्डिनेटर था, आया मेरे पास, कह रहा सर क्या हुआ, मैंने सुना आप हॉल 5 में नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर चला गया, तो वहाँ के किसी लोकल कोऑर्डिनेटर को भेजा, बोला देखो सर नहीं जा रहे हैं। तो आया मेरे पास, मैंने कहा आज के बाद हॉल 5 में नहीं जाऊंगा। तो कहता सर क्यों ना जाओगे। तो यार मैंने कहा कि ये क्यों ना जाओगे क्या होता है यार। तो कह रहा सर अलीगढ़ में लोकल लैंग्वेज में क्यों को चों कहा जाता है। ओह गॉड, दिस इज सो क्यूट। देखा जाए तो अब लग रहा है। तो मैंने पूरा ऑफलाइन, मैंने पूरा गुजरात पढ़ाया, महाराष्ट्र पढ़ाया, पंजाब में भी पढ़ाया, तो काफ़ी ऐसा टेक्सचर। और इलाहाबाद में रहते हैं तो वो तो बोलें। ऐसे हमारे यहाँ जैसे लोग दिल्ली विल्ली में उबासी कहते हैं ना मुंह खोल के, तो हमारी तरफ उसको जम्हाई कहते हैं, जम्हाई आ रही है। तो अब यहाँ जम्हाई कहो तो लोग जमाई से जोड़ लेते हैं, तो दामाद पे चले जाते हैं, जमाई आ रही है तो दामाद आ रहा है किसका। तो ये लैंग्वेज के खेल जो है वो होते रहते हैं। लेकिन आई थिंक एक आदमी अपना स्किल सेट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाता है। लेकिन सर मुझे लगता है किताबों की नॉलेज से ऊपर पहले तो मैं एक्सपीरियंस की नॉलेज को रखती हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि सीखने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए आप चाहते तो आराम से रहते अपना गांव पे, घर पे जो भी कमाते, अच्छा वहीं स्टूडियो बनवा लेते, वहीं पे आप अपना बढ़िया घर बंगला बनवा लेते, दिक्कत ही नहीं है। पर आपने चूज़ किया कि मैं बिहार भी जाऊंगा, मैं दिल्ली में भी रहूंगा, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल सब कवर करूंगा, हर तरीके के लोगों से इंटरैक्ट करूंगा। तो ये बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अपने आप को एक्सपोज करिए टू द वर्ल्डली नॉलेज। लिमिटेड में उसको कहा जाता है कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक मत बनो, है ना। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ईमानदारी से पूछने जा रही हूँ, सच्चा आंसर दीजिएगा, मैं जानती नहीं हूँ इसके बारे में। एक होता है, लोग कहते हैं कि देखो पहले 10वीं करो, फिर 12वीं करो, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर BEd, फिर PhD, और सब करते ही चले जाओ और तब तुम बनोगे बहुत बड़े नवाब। एक ये हो सकता है, पता नहीं क्यों, शायद एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी मेरी तरफ से हो, लेकिन मैंने पूरा ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, बता दूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि मान लीजिए आज की डेट में मैंने खाली 10वीं की भी पढ़ाई की होती ना, तो जैसी मैं इंसान बनी हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें मैं अपनी किताबी नॉलेज को बहुत कम श्रेय दे पाती हूँ। बल्कि जो स्किल्स मैंने राह चलते सीखे हैं, कभी कोर्स लेके सीखा है, कभी किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके सीखा है, वो मुझे काफ़ी आगे ले आए हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, आप मुझे बताएं। आपको मेरे ख्याल से इस शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए? आप मेरी उम्र कैमरा पे पूछ रहे हैं? उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब सपोज करिए कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे इस शरीर पे रहते हुए 30 से 32 साल हो गए, इस शरीर में रहते हुए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको कब जुकाम हो जाता है, इसे पता चलता है?
हो जाता है तब पता चलता है अरे यार इसे तो जुकाम हो गया, Right. इसे फीवर आ गया, अरे यार ये शरीर गर्म हो गई है, क्योंकि इस शरीर में मैं रहता हूँ, मुझे नहीं पता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मुझे बता दीजिए कि मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं लाइफ में किस जगह इस्तेमाल करते हैं? आपकी साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? लेकिन इसका ये, मुझे डर लगता हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे पढ़ते नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बोल दूं, कंपटीशन वाले बच्चे मेरी बात बहुत गौर से सुन लो। अगर आपको ये लगता है कि इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े फैकल्टी से आप पढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे, यदि आपको ये लगता है कि आप इस सब्जेक्ट को इस टीचर से पढ़ लेंगे तो ऐसा पढ़ लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये आपकी कतई गलतफहमी है। हर एक टीचर की अपनी वाइब होती है। करेक्ट। हर एक टीचर की अपनी वाइब होती है। आपको हो सकता है 500 सब्सक्राइबर वाला जो यूट्यूब चैनल है, उस टीचर की वाइब इतनी समझ में आए कि जो आज पूरे इंडस्ट्री में राज कर रहा है उसकी चीज़ें नहीं समझ में आए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे बड़े आदरणीय रहे, उनसे कह दूं कि मैं 10th क्लास के बच्चे को आपको सिलेबस पढ़ाना है, बच्चा उनकी क्लास से उठ के चला जाएगा। क्यों? Correct. क्योंकि उनका एक इतना ऑरा बढ़ चुका है, उनका एक ऐसा ऑरा है कि छोटे बच्चे, उनको बताया जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सुनना है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अगर बताया जाए तो बच्चे सुनेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि वो पढ़ा दें तो पढ़ ले, नहीं। जैसे इंग्लिश में अगर उदिशा मिश्रा को किसी ने सुन लिया तो बैक बटन नहीं दबाएगा वो। क्यों नहीं दबाएगा? क्योंकि एक वाइब है। मैं ये नहीं कहता कि आपने अपने आप को डेवलप किया है, तो इंग्लिश में क्या है, आपका एक ऑरा है, आपका जॉनर है, तो आपको जो एकदम बेसिक बच्चा भी सुनता है वो क्या होता है कि नहीं, हाँ मुझे बहुत। तो हमेशा फैकल्टी को चुनने में चाहे 1.5 से 2 महीने का समय लगे, बच्चे को अगर 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स की फैकल्टी को खोजने में हफ्ते भर निकाल दो। ऐसे नहीं कि हाँ वो उनसे पढ़ के सेलेक्ट हो गया तो मैं भी उन्हीं से पढ़ लूंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अलग से भागवत लिखी गई, अलग से रामचरितमानस लिखी गई, अलग से, क्योंकि हर एक वाइब को समझाने के लिए शास्त्रों में भी अलग अलग तरीके से समझा जाएगा। उस परमात्मा ने ही कुरान भी बनाया, बाइबल भी बनाया, ये क्योंकि उन्हें पता था कि अब नीचे चल के बाइफर्केशन होना है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि फैकल्टी को सर्च करने में पूरा टाइम लेना चाहिए। मैथ्स फैकल्टी उसको सर्च करो जिससे वाइब मैच करती हो, जिसकी टोन, जैसे मैं पूर्वांचल वाला हूँ, तो अगर मुझे कोई बंगाल वाला बच्चा सुनेगा तो उसे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो मेरी तरफ का बच्चा सुनेगा, वाह गुरुजी तू तो मजे लगाई देता, एकदम मजा आई गए, तो उसे वाइब मैच करने वाला फैकल्टी सर्च करना चाहिए। और अगर ये आप सर्च कर लेते हैं, मैं बाय गॉड कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि स्टडी कभी पढ़ाई नहीं होती। आप शौक से किताब उठाते हैं। गॉसिप का टाइम कब निकल जाता है नहीं पता चलता, मूवी का टाइम कब निकल जाता है नहीं पता चलता, लेकिन पूजा का पाठ करिए तो लगता है यार इतना अभी पूरा सुंदरकांड बाकी है, इतनी दुर्गा चालीसा बाकी है। क्यों? वो हमारा मन नहीं कर रहा है। अभी हम कहते हैं आप बैठे बैठे राधा राधा करिए, राम राम करिए, आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बताएं कि अतीक अहमद को गोली कैसी मारी गई थी इलाहाबाद में, तो अब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ सर बताइए क्या हुआ, हाँ सर। तो आपको पता है ना कि अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पढ़ना ही है तो आप अपनी पहले वाइब मैच कराइए। कनेक्ट, कन्वे, कन्वेंस, 3C लाइफ में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्लूटूथ और फैकल्टी का ब्लूटूथ कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्ट अगर हो गए तो वो जो भी कन्वे करेगा आप कन्विंस हो जाएंगे। देन यू हैव टू फॉलो ऑल दीज 3 थिंग्स, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। और एक लास्ट मैसेज मैं गर्ल्स को देना चाहूँगा। मेरे लाइफ में मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, शायद ये वीडियो काट के कई लोग इस चीज़ को शेयर भी करेंगे। मुझे लड़कियों में एक चीज़, लड़कियों के साथ जो होती है मुझे बहुत गलत लगती है। और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। जब लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, मुझे ये सीन इतनी गंदी लगती है। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं या फिर हम पूरे इंडिया में एक कल्चर है कि जब कोई लड़की को कोई लड़के वाले देखने आते हैं, एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को बैठा देता है सामने, और सारे लोग ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे होते हैं कि कहीं सीधी चलती है कि नहीं, अच्छा बोलती है कि नहीं, खा बना लेती है कि नहीं। उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी मैम, आप समझ सकते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े को सामने बैठाता है और 4-4 गाड़ियों से आते हैं, क्या करने जा रहे हैं? वो बबलू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़के का चेहरा खुद कद्दू जैसा हो, लड़का कुछ भी, अरे एक आईना लेते जाओ जहाँ खुद लड़के को भी तो देख लो एक बार। लेकिन जो लड़कियों को मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी बहनें, मेरे जो भी लोग मुझे सुन रही हैं, आप इतने काबिल बन जाओ ना कि आपको लेफ़्ट स्वाइप या राइट स्वाइप करने का मौका हमेशा रहे। आप कह दो कि अगर आप इतने काबिल बनो, आप जिस नौकरी पे हाथ रखो या जितना हुनर सीख सकते हो, सिंगिंग सीखना है सिंगिंग सीखो, स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाओ, जो करना है बहन बेटी जो भी मेरी आवाज़ सुन रही है, तुम लोग इतने काबिल बनना। आज उदिशा मैम इस चीज़ का मेरे ख्याल से जीवंत एग्जाम्पल है कि आज पूरी दुनिया उदिशा मैम को जानती है। और जो अब सोचिए इनके पास क्या है, इतना हुनर है कि हम लोग टाइम निकाल के सोचते हैं कब उदिशा मैम खाली हैं, आओ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
क्योंकि ये चीज़ और इस चीज़ का तो मैं घोर विरोध करता हूँ बेटा कि जितने भी लोग हो, जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियां जब शिक्षित होती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो वहीं एक सुदृढ़ समाज का भी निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं जितने भी आजकल हम लोग क्राइम सुनते हैं, 90% क्राइम वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ औरतें, जहाँ बेटियाँ काबिल होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बेटी को और हर माँ बाप को चाहिए, जो आप दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वही पैसा बेटी के हुनर पे लगा दें। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप गैर गुजरे नहीं है मैम। एब्सोल्युटली नॉट। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ और मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये टोटल मिथ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर खुदा सबको नौकरी दे देगा मैम, उसकी कायनात कैसे चलेगी आप बताओ। मोमोज वाला भी तो फेमस है, उसने भी तो कभी स्कूल 5th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, 4th पढ़ा होगा, लेकिन मोमोज क्यों बेच रहा है, ऑटो क्यों चला रहा है, दुकान क्यों खोला हुआ है, अगर पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि ये इतनी जो चीज़ें आप देखते हैं, कहीं ना कहीं कुदरत अगर सबको नौकरी देगा तो उसको भी तो अपनी कायनात चलानी है। तो सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। अपने पे काम करें, अपने हुनर पे काम करें। आज मैं एंकरिंग भी करता हूँ, अभी मैं टीचिंग करता हूँ, मैं अपने शहर में जाता हूँ, अगर मैं 10 दिन भी छुट्टी पे हूँ ना मैम, तो मैं कम से कम 6 स्टेज शो करके लौटता हूँ। तो मुझे आज भी ड्रम आराम से प्ले करता हूँ। आज भी मुझे कई लोग मुझे जैसे टीज भी करते हैं, यार बताओ ये फैकल्टी हो के आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, ये मेरा एक हुनर है, पैशन है यार। हाँ, जो हर समय मैं इस चीज को करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो पैसे माँ बाप बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं, अगर वो उसके लिए इसलिए रखें कि हमारी बिटिया काबिल हो जाए, तो शायद ये सीन कभी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने पूरे इस सर के मोनोलॉग को डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि ये बात सुनो और इसको अपने अंदर उतार लो। जैसा सर ने कहा कि एक लड़की का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दूंगी कि तुम्हारा कम्युनिकेशन तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब अंग्रेज़ी से नहीं है। अगर तुम कुछ सोच रही हो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुम्हारा एक थॉट है, तुम्हारा एक ओपिनियन है, तो तुम भी इंसान हो, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम ससम्मान उस बात को रखना सीखो। रोना, झगड़ना, विद्रोह करना, घर से भाग जाना, कमरे में बंद हो जाना, ये कहानी नहीं है तुम्हारी कहानी तुम अपने हाथ से लिखोगी। लेकिन क्या उसको तुम सम्मानित तरीके से नहीं लिख सकती हो? क्या तुम उसको अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ नहीं लिख सकती हो? घर छोड़ के भाग जाएंगे, किसी ने 2 मिनट आके बाबू सोना कर दिया तो वो ज़्यादा सगा हो गया, मम्मी पापा खराब हो गए। ये बेवकूफ़ानी चीज़ें होती हैं। पहले खुद काबिल बनो, अपने दम पर अपने आप को खुश रखना सीखो। और अगर तुम ये सीख गई तो जो तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारी खुशी को 10% से 20% से बढ़ाएगा। लेकिन तुम ये सोचो कि चलो अभी हम दुखी हैं, एक दिन हमारा राजकुमार आएगा वो हमें खुश कर देगा, तो तुम मूर्ख हो। मैं सीधी बात कह रही हूँ। काबिल बनो, अपने ऊपर यकीन रखो। और जैसा सर ने कहा कि समाज की निर्माता होती हैं महिलाएं। अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वोटेशन, पढ़ना इसको जा करके। बहरहाल आज के डिस्कशन को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं काफ़ी एनरिच्ड फील कर रही हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को हमेशा आपसे मिलता है। उम्मीद करती हूँ सीखती रहूँगी। हो सकता है तो आपका कुछ % बनने की कोशिश करूँगी। बट आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडेंट्स को अपना इंसाइट्स दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। हो सकेगा तो दोबारा आपको यहाँ पर बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।